ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये पेशेंट्स क्या होता है कि रात में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बार बार इनकी नींद खुलती है। इस वजह से चाहे वो 8 घंटे सो रहे हो, 10 घंटे सो रहे हो, उनकी क्वालिटी ऑफ नींद जो होती है वो बहुत ही खराब होती है। बच्चा जब भी खराटे मार रहा है तो वो सांस लेने के लिए एक संघर्ष कर रहा है, और जब भी वो बीच में सांस लेना रोक रहा है तब उसका दिमाग उसको 1 सेकंड के लिए जगा देता है। जिस अगर वो सुबह उठते हैं तो सर भारी रहता है, नींद ज्यादा आती है, इरिटेबिलिटी है। उसके अलावा जो उनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज है विश्व निद्रा दिवस, वर्ल्ड स्लीप डे। और इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिवानी स्वामी, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि फेफड़ा रोग विशेषज्ञ। और मैम से इस संबंध में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें होंगी। वेलकम टू द शो मैम। नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर अनुपम, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पहला सवाल आपसे पूछते हुए कि खराटे की बीमारी जो है वो कितनी आम है, और क्या नॉर्मल खराटे भी होते हैं या हर खराटे का चेकअप होना चाहिए? जी। तो आई थिंक इंडियन, अगर हम भारतीयों में देखें तो एक बहुत पुराना मिथ चलते आ रहा है कि हम सोचते हैं कि कराटे ले रहा है मतलब चैन की नींद सो रहा है। तो जी मैम। सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं यही बताना चाहूंगी कि ये एक्चुअली सच नहीं है। कराटे हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप जानते हैं कि ईएनटी मतलब कि नाक कान गले की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, या फिर उसमें कोई डीपर डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं कि स्लीप एपनिया जिसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि सोते हुए सांस कम हो जाना या रुक जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम वैसे देखें पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में, तो 19 से 25% मतलब ऑलमोस्ट हर चौथे इंसान को ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए बहुत कम लोग हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए पहुंच पाते हैं। जी मैम, तो यानी कि कुछ खराटे इस प्रकार के होते हैं जिनमें इंसान सांस लेना रोक भी देता है बीच में, और उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम भी होती है, तो जाहिर रूप से इसका असर उसके दिल और दिमाग पर आता होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक कोरोना ने हम सभी को एक चीज सिखा दी है कि ऑक्सीजन बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी तो मैम। ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि अगर रात में सोते हुए बार बार आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो वो आपके सारे ही सिस्टम के लिए, आपके सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत घातक होता है। जी मैम। स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि हार्ट के लिए, क्योंकि ये पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है। हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स इनमें ज्यादा देखे जाते हैं। स्ट्रोक यानी कि लकवा के इंसिडेंट्स इनमें ज्यादा देखे जाते हैं। एरिथमिया मतलब कि हार्ट की इरेगुलर गति के प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में ज्यादा देखे जाते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि वो यंग हेल्दी अडल्ट था, वो रात को सोया और सुबह नहीं उठा। ये कॉमनली कई बार वही लोग होते हैं जिनको कि रात में सोते हुए उनकी ऑक्सीजन इतना डिप हो गई कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, उनका सिस्टम, वो जगे नहीं, और वो ऑक्सीजन की कमी से उनको एक्चुअली जिसको हम कहते हैं कि नींद में ही मौत हो गई, वो हो जाता है। इसके अलावा बाकी सारे प्रॉब्लम्स हम देखें तो अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्रेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। अगर हिस्ट्री में भी हम देखें तो भोपाल गैस ट्रेजिडी हो, अभी रिसेंटली जो नागपुर के पास विदर्भ में एक बस का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक्चुअली डे टू डे हम देखते हैं, जो कि स्लीप एपनिया, जो कि रात में नींद में सांस रुक जाने या कम होने को हम कहते हैं, उसकी वजह से होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही बॉडी के ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करता है। ऐसा एक भी ऑर्गन नहीं है, बल्कि स्टडीज में कहा गया है कि जी कैंसर का भी रिस्क ये पेशेंट्स में ज्यादा होता है। तो ये जी। मल्टीपल प्रॉब्लम्स की जड़ है एक्चुअली। तो अगर रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो दिन में नींद ज़्यादा आएगी?
और ज़्यादा नींद आने की वजह से ये सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर आपकी क्या राय रहेगी मैम, अगर इसी तरह की समस्या बनी रहती है तो क्या हमें जो ड्राइवर्स हैं, जो कमर्शियल पायलट्स हैं, इनको भी इस बारे में एजुकेट करना चाहिए, इनको भी इस बारे में अवेयर करना चाहिए? जी, ये बहुत ही एक अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये पेशेंट्स, क्या होता है कि रात में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बार-बार इनकी नींद खुलती है। इस वजह से चाहे वो 8 घंटे सो रहे हों, 10 घंटे सो रहे हों, उनकी क्वालिटी ऑफ नींद जो होती है वो बहुत ही खराब होती है। सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते, सर भारी रहता है, कहीं भी बैठे-बैठे झपकियाँ आ जाती हैं, टायर्डनेस रहती है। अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ऑफिस में, वर्क पे वो ऑब्वियसली कम होती है। सोशल लाइफ में उन्हें अगर कहीं जाना हो तो वो तो बेचारे इतने एग्जॉस्टेड और टायर्ड हैं कि उनकी इच्छा नहीं होती। अक्सर वो इरिटेबल भी होते हैं। जी। अक्सर उन्हें इस प्रॉब्लम की वजह से क्रॉनिकली जो उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है उसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात होती है जैसे आपने बोला कि वो गाड़ी चलाते चलाते भी काफी लोग सो जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जो कमर्शियल ड्राइवर्स होते हैं, चाहे वो पायलट्स हों या ट्रेन ड्राइवर्स हों या हैवी व्हीकल जो ऑपरेट करते हैं जैसे कि बसेस या हैवी मशीनरी जो फैक्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं, उनका स्लीप एपनिया के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इंडियन सेटअप में अभी तक वो शायद पायलट्स पे सिर्फ होता है, वो भी स्क्रीनिंग होता है, और अगर उनमें हाई डाउट होता है तो उनका स्लीप स्टडी किया जाता है। लेकिन हम अपनी सोसाइटी जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन है, उससे हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इवन कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए ये स्क्रीनिंग प्रोसेस मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि इससे हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ एयरलाइंस इस मामले में कदम आगे बढ़ा रही हैं, और लेकिन अभी भी जो उनका बीएमआई का थ्रेशोल्ड है वो अभी भी 32 से 33 है, यानी कि वो सिर्फ मोटे पायलट्स में ही इस चीज़ को स्क्रीन कर रही हैं। जबकि हमने देखा है मैम कि बहुत सारे लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे भारतीय जो बॉडी का शेप है, आकार है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मोटे ही हों तभी ये प्रॉब्लम डेवलप हो। पतले लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और खराटे की प्रॉब्लम जो है उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, इसका इलाज संभव है। तो यही मैसेज मैम आई थिंक हम लोग इस पॉडकास्ट की सहायता से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैम, बड़े लोगों की आपने बात की कि खराटे की वजह से उनको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से किस तरह की बीमारियां हम देखते हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों में हम देखते हैं? ठीक। बच्चों में भी आपने जैसे बोला कि ये बहुत आम चीज है, और स्पेशली एज ईएनटी आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि एडेनॉइड टॉन्सिल सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होता है इस बीमारी का। और बच्चों में अगर हम देखते हैं, जैसे रिकरेंटली बच्चे आते हैं जो कि इनको रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या जो मुंह खोल के सांस लेते हैं, उसके अलावा या तो वो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं या वो डल होते हैं। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है बाकी बच्चों की वनस्पत कम होता है। वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। और उसके अलावा ऑफ कोर्स हार्मोनल और ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज काफ़ी ज़्यादा उनमें कॉमनली देखी जाती हैं। तो बच्चों में अगर ये चीज़ टाइम पे पिकअप की जाए और ट्रीट की जाए तो एक्चुअली इवन एज अडल्ट्स दे विल, उनका जो विकास होगा, जो उनका डेवलपमेंट होगा, उस सब चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज़ को टाइम पे पिकअप करके ट्रीट करने का। जी मैम, तो बच्चे जो सोते हैं और बीच बीच में खराटे मारते हैं, तो पेरेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, और बच्चा जो है वो लंबा सो रहा है तो वो नॉर्मल सो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। बच्चा जब भी खराटे मार रहा है तो वो सांस लेने के लिए एक संघर्ष कर रहा है, और जब भी वो बीच में सांस लेना रोक रहा है तब उसका दिमाग उसको 1 सेकेंड के लिए जगा देता है, जिस टाइम पे उसकी नींद जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं होती है। नींद अगर स्टेबलाइज नहीं होगी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, शरीर का ग्रोथ उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो मैम, अगर कोई व्यक्ति आपके क्लिनिक में खराटे की समस्या के साथ आता है तो सबसे पहली चीज़ हम उसको क्या एडवाइस करते हैं? सबसे पहले हम किस दिशा में इसमें आगे बढ़ते हैं?
जी। अगर कोई घराटों के साथ आता है तो हम उनसे बाकी चीजें भी पूछते हैं, और स्पेशली जो उनको सोते हुए देखते हैं, उनके बेड पार्टनर्स, उनके घर वाले, उनके हस्बैंड या वाइफ, प्रैक्टिकली हम उन्हें भी इस हिस्ट्री टेकिंग में इन्वॉल्व हमेशा करते हैं, कि हम उन्हें देखना चाहते हैं कि वो कैसे सोते हैं। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि हाँ, बीच में रात में सोते हुए कुछ सेकंड के लिए खर्राटे रुक जाते हैं, फिर या तो वो हड़बड़ा के या करवट बदल के वापस से खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। तो जिसको हम कहते हैं मतलब कि वो विटनेस एपनिया, मतलब कि देख पा रहे हैं लोग कि सांस रुक जाती है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को इसी प्रॉब्लम के साथ लेके आते हैं कि वो देखते हैं कि रात में खर्राटे रुक जाते हैं। दे समटाइम्स नोटिस कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है रात में सोते हुए सांस जी लेने के जी। लिए। और फिर हम उनसे पूछते हैं कि जैसे डे टू डे एक्टिविटीज में उनके कितना फर्क पड़ता है। जैसे अगर वो सुबह उठते हैं तो सर भारी रहता है, नींद ज्यादा आती है, इरिटेबिलिटी है। उसके अलावा जो उनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें देखते हुए अगर हमें जी लगता है कि ये पेशेंट हाई कैंडिडेट है स्लीप एपनिया का, तो हम उनको पहली चीज स्लीप स्टडी एडवाइस करते हैं। स्लीप स्टडी में रात में सोते हुए हम पेशेंट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉर्मली जिस तरह से वो रात में सोते हैं। तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी, उनकी सांस कैसी चल रही है, उनके ऑक्सीजन लेवल्स कैसे हैं, उनकी हार्ट की एक्टिविटी कैसी है, उनकी बॉडी पोजीशन, बॉडी के मूवमेंट्स कैसे हैं, ये सारी ही चीजें हम एक्चुअली रिकॉर्ड करके ये असेस करते हैं कि उनकी सांस रात में सोते हुए कैसे चल रही है। अगर वो कम हो रही है या बंद हो रही है, तो उसका उनकी बॉडी पे, उनके हार्ट पे, उनके ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है। उसके साथ साथ कि उनकी नींद की क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीजें हम स्लीप स्टडी में स्टडी करते हैं। जी मैम, तो आपने बहुत अच्छा एक अप्रोच बताया कि किस तरह से एक खराटे लेने वाले व्यक्ति का चेकअप होता है, और इसमें कोई शर्माने की या घबराने की बात नहीं है। एक बहुत रूटीन सा चेकअप होता है और इस चीज़ का इलाज संभव है। तो मैम, कुछ लोग गहरा सोने के लिए या फिर अपनी नींद को बार बार उचटने से बचाने के लिए नींद की गोलियों का या शराब का सेवन करते हैं। क्या इस चीज़ से खराटे का कोई संबंध है? खराटे क्या इस चीज़ से बेहतर होते हैं या खराब भी हो सकते हैं? जी। अ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगेन। और बहुत कॉमनली लोग ये चीजें करते हैं। और दोनों ही चीजें, भले ही वो अल्कोहल या शराब हो या फिर नींद की गोलियां हो, दोनों चीजें आपकी नींद की क्वालिटी को भी खराब करती हैं। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को एक्चुअली बढ़ा देती हैं, और उन्हें ये रियलाइज भी नहीं होता। और काफी बार एक्चुअली जो उनकी बॉडी की क्षमता होती है लो ऑक्सीजन पे रिस्पॉन्ड करने की, उसको भी वो कम कर देती है। तो ये उनके लिए एक्चुअली ज्यादा घातक हो सकता है, बजाय इसके कि वो चीज उनके लिए हेल्पफुल हो या उनको उससे कुछ फायदा हो। जी, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम खराटे की जो है, इसमें शरीर एक संघर्ष करता है सांस लेने का। ये संघर्ष की क्षमता नींद की दवाइयाँ और शराब ख़त्म कर सकता है। तो ये एक कराटे मारने वाले व्यक्ति के लिए बहुत घातक हो सकती है। तो मैम, अगला सवाल इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, एक नॉर्मल आदमी खराटों की बीमारी से बचने के लिए, जो कि अभी खराटे नहीं मार रहा है, खराटों की बीमारी से बचने के लिए क्या कर सकता है और किस दिशा में आगे बढ़ सकता है? जी डॉक्टर अनुपम, तो जो हम यूजुअली पेशेंट्स को कहते हैं, भले ही उन्हें बीमारी हो या अदरवाइज भी, एक जो बेसिक मंत्रा हर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को, घर वालों को, फ्रेंड्स को, सबके साथ शेयर करता है कि एक्सरसाइज जरूर करें। दिन जी में अगर कोई 30 to 40 मिनट्स नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग भी कर रहा है, तो ये उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो पूरी दुनिया ही योगा को अपना रही है। तो योगा में जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उनमें भी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, वो हमारे नेक के और रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो वो भी प्रिवेंशन में, कि आगे किसी को ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो, उसमें काफी हेल्प कर सकता है। तो आपकी ओवरऑल वेलबींग, मोटापा ना बढ़े, आप डाइट वगैरह कंट्रोल रखिए, और साथ में एक्सरसाइज, चाहे वो सिंपल वॉकिंग हो 30 to 40 मिनट्स एवरी डे। और उसके अलावा आप योगा का जरूर अपने दिनचर्या में आपको उसको अपना लेना चाहिए, ताकि आगे आपको सिर्फ यही नहीं, काफी सारी प्रॉब्लम्स से बचाव आपका हो सकेगा। बहुत अच्छी एडवाइस दी है मैम आपने, और आई थिंक इसी नोट पर हम आज का पॉडकास्ट यहाँ समाप्त करते हैं।
बहुत अच्छी बात हुई कि किस तरह से खराटे की बीमारी को पकड़ा जा सकता है, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं और किस तरह से इसको ठीक भी किया जा सकता है। और लास्ट में हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से आप इस बीमारी से बच भी सकते हैं अगर एक आप अच्छी जीवन शैली का यापन करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। जी थैंक यू डॉक्टर अनुपम, मुझे बहुत अच्छा लगा इस पे बात करके। एंड थैंक यू, आपने बहुत अच्छी पहल की है अपने चैनल के थ्रू ये डिस्कशन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको किसी भी विषय के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।